Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today we will study class 8th civics chapter 3rd. Why do we need a parliament? First of all, we will start with the heading. What is parliament? Parliament, जिसे हम हिंदी में संसद कहते हैं, यह हमारे देश में न्यू दिल्ली में स्थित है. हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो लेजिस्लेचर वाला पोर्शन है वही पार्लियामेंट कहलाता है. वी इन इंडिया पीपल प्राइड आर सेल्व्स ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी. हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया गया है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोगों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कैसे होता है और जो कि लोग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में लोगों की राय से ही काम किया जाता है. इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी. यही चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी को बनाती हैं. एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट में इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो लोगों को, सिटीजन्स को कैसे एनेबल्स करता है, कैसे योग्य बनाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, thus making it the most important symbol of Indian democracy and the key feature of the constitution. जो कि इंडियन डेमोक्रेसी को एक सिंबल बनाता है, डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है. क्योंकि हम पढ़ चुके हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, छोटी कंट्रीज़ हो. पर हमारा इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी तरफ से. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमारे जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वही हमें लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं वर्ल्ड में. ये फ़ोटो दिया हुआ है हमारे पार्लियामेंट का और इसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग हमारी पार्लियामेंट को संभाले हुए हैं, कैसे वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. नाउ व्हाई शुड पीपल डिसाइड कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अपनाया, हमने डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए, पर लोग क्यों डिसाइड करेंगे. इसके लिए हमारा हिस्ट्री का जो स्ट्रगल है, जो हमें आज़ादी मिली वो कैसे मिली, हमने कैसे स्ट्रगल किया, वो सब चीज़ें जो हैं उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि हमारे लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे. इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी, जो कि आसान नहीं था. इट इज़ ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल. बहुत लंबा 200 साल हम लोग डिपेंड रहे थे अंग्रेज़ों में, फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी. और उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. मैनी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट. अमीर, गरीब, अलग अलग पोर्शन से हमारे देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंड द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और वो इंस्पायर्ड हुए थे आज़ादी से, इक्वलिटी, समानता से, और डिसीजन मेकिंग में हमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. इन से चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था. अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन अ फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जब कॉलोनियल रूल था, हम गुलाम थे, तब लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में डर के रहते थे. डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस. बहुत सारे डिसीजंस से वो अग्री नहीं करते थे, पर वो क्या करते थे, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे. दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस. ग्रेव डेंजर. उन लोगों को लगता था कि उन्हें खतरा हो सकता है अगर वो इन डिसीजंस को क्रिटिसाइज करेंगे. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन. हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसने इस सिचुएशन को बदल दिया. द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. जो हमारे नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को और डिमांड्स रखने लगे.
एज फार बैक एज 1885 तक तो हम लोग डर के रहते थे, पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना और उन्होंने क्या करा, डिमांड्स रखना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिशर्स के थे उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज शुरू करना शुरू कर दिया और उन्होंने मांग रखी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स आने चाहिए। विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस, उनको अधिकार मिलना चाहिए बजट के बारे में क्वेश्चंस करने का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909 बना उसमें मानी गई इन लोगों की और कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया, इलेक्टेड मेंबर्स को आने का अधिकार दिया गया। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया पर सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे डिसीजन मेकिंग में। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. हमारे नेशनलिस्ट को भी कुछ को डाउट था कि क्या हमारे जो लोग हैं उन सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, क्या हमारे लोग इस योग्य हैं कि वो डिसीजन ले सकेंगे। With the coming of independence, we were growing to be citizen of a free country. हमें आज़ादी मिली तो हम एक आज़ाद देश के नागरिक बने। That did not mean that the government could do what it felt like. इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी नई सरकार बनी, जो वो जैसे मर्जी वो कर सकती है। It mean that the government had to be सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। इसका मतलब क्या था, हम आज़ाद देश के नागरिक बने, हमारी नई सरकार बनी तो उसकी क्या जिम्मेदारियां थी कि वो लोगों के प्रति सेंसिटिव बने, उनकी मांगों को माने और उनको पूरा करे। क्योंकि हम अंग्रेज़ों के टाइम में डर के रहते थे, उनके डिसीजंस को हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे। अब आज़ाद हो गए तो हमारी गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। द ड्रीम एंड aspiration of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principles of universal adult franchise, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार, that all adult citizens of the country have the right to vote, कि जो भी अडल्ट हो जाएंगे उनको वोट देने का अधिकार होगा। उसकी एज पहले 21 ईयर्स रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें फिर अमेंडमेंट करके अभी कितनी है 18 ईयर, कि 18 साल का जो भी व्यक्ति होगा वो नागरिक होगा, उसको वोट देने का अधिकार होगा। ये पिक्चर दिखाई हुई है आपके। द अबव फोटो शोज अ वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस फोटो में दिखाया हुआ है कि एक वोटर है वो पढ़ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ करना है। ईवीएम्स वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2004 जनरल इलेक्शंस। 2004 के जनरल इलेक्शंस में हमारे देश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। The use of EVM in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers. EVM का यूज़ होने से क्या फ़ायदा हुआ कि 1,50,000 पौधों को बचाया जा सका, जो कि किस काम में यूज़ आते। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, लोग एक बॉक्स में अपना जो भी जिस भी पार्टिसिपेट को वोट चूज़ करना होता था उसका बैलेट पेपर उसकी डालते थे, और वो उन सब में क्या काम में आता था, कागज़, जो कि किससे बनता है, पेड़ों से। तो इतने सारे पेड़ों को काटा जाता जो कि ईवीएम के प्रयोग से बच गए। नाउ दैट्स फॉर ऑल टुडे। अब हम आपको क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट इज़ एडल्ट फ्रेंचाइजी? फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। सेकेंड, व्हाट इज़ ईवीएम? ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन ईवीएम वाज यूज्ड फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले ईवीएम का कब प्रयोग किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे।